तो ये तस्वीरें दरअसल बेहद खास रही क्योंकि कल T20 विश्व विजेता भारतीय क्रिकेट टीम से ये मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बीच काफी सवाल जवाब भी किए और ये क्रिकेट टीम जवाब देती हुई नजर आई। देवभूमि के दंगल में आज बात बारिश के इंतजाम, भारी और रेड अलर्ट जारी। उत्तराखंड में मानसून की बारिश के साथ ही सरकार के तमाम इंतजाम भी बारिश के पानी में धुलते हुए नजर आ रहे हैं। तेज बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से नदी जो किनारे रहने वाले लोग हैं वो सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है और वहीं जगह जगह लैंडस्लाइडिंग होने से 100 से ज्यादा जो रास्ते हैं वो बंद हो गए हैं, जिससे आवाजाही पूरी तरीके से ठप पड़ी है और बारिश की वजह से सड़कें नदी में तब्दील हो चुकी हैं। लोगों के घरों और दुकानों में पानी भर चुका है। हरिद्वार, देहरादून, हल्द्वानी में स्थित काफी विकट जो स्थिति है यहाँ पर देखने को मिल रही है। राजधानी देहरादून में सड़कों के जो नदियाँ हैं वो नाले जो हैं और सड़कें हैं वो नदी में तब्दील हो चुकी हैं। स्मार्ट सिटी के कार्यों पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। विपक्ष ने हजारों करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट यानी कि स्मार्ट सिटी के नाम पर खर्च करने के बाद भी जनता को कोई सुविधा न मिलने पर स्मार्ट सिटी के कार्यों की सीबीआई जांच कराने की मांग की है और कांग्रेस ने इस पूरी परियोजना में करोड़ों रुपए के घोटाले का भी आरोप लगाया है। विपक्ष के इस हंगामे के बीच नैनीताल हाईकोर्ट में नदियों का जो चिलाइजेशन, बाढ़ राहत के कार्य और नदियों से मलबा नहीं हटाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार से इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने जुलाई माह के अंतिम सप्ताह की तिथि नियत की है। सवाल यही है कि आखिर क्यों सरकार ने समय रहते मानसून की तैयारी नहीं की। सवाल ये भी कि मानसून की शुरुआती बारिश में ये हाल है तो आगे क्या स्थिति होगी, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है और इसी को लेकर विस्तार से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में मानसून की बारिश अब आफत की बारिश बन गई है। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश ने पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। पहाड़ से लेकर मैदान तक आफत की बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। वहीं शासन और प्रशासन की चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। देर रात तक नदी किनारे रहने वालों को एक ओर जहां सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ रहा है तो दूसरी ओर लैंडस्लाइड की वजह से लगातार बंद होते मार्ग और बढ़ता जाम भी शासन और प्रशासन की चिंता को बढ़ा रहा है। इस बीच नैनीताल हाईकोर्ट ने बरसात से पहले नदियों का चिलाइजेशन, बाढ़ राहत के कार्य व नदियों में मलबा नहीं हटाने को लेकर सरकार से जवाब मांगा है। 2023 दाखिल की गई थी। इस उद्देश्य को लेकर की गई थी कि जो उत्तराखंड राज्य की जो आरक्षित वन क्षेत्र की नदियां हैं जिसमें भारी मात्रा में शील्ड और मलबा भरा पड़ा है, जिससे जो है आबादी क्षेत्र में भारी भूकटाव होता है, जनहानि होती है। मैंने कोर्ट से आर्ग्यू किया था कि इस मलबे शील्ड को हटाया जाए और नदियों को चैनलाइज किया जाए, नदियों को साफ किया जाए, उनकी धारा में परिवर्तित किया जाए। लेकिन हैरत की बात यह है कि आज की सुनवाई में माननीय न्यायालय में राज्य सरकार की पोल खुल गई इनकी कामों की। 29 और 30 तारीख को चोरगलिया क्षेत्र में नंधौर नदी ने भयंकर पहले फ्लड की बाढ़ में भयंकर नुकसान किया। 300 मीटर भीड़े का कटाव हुआ और मैं उसी सारे एविडेंस को लेकर, फोटोज और वीडियोस को लेकर के आज निर्धारित तारीख में माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ और सारे एविडेंस मैंने न्यायालय को दिए कि पूरे साल भर प्रशासन सोया रहा। 1 साल से तो काउंटर नहीं दिया स्टेट गवर्नमेंट ने। 2 दिन मैं कहूँगा और भी जो है जो कुमाऊँ के डिस्ट्रिक्ट उनको रेड में हमने रखा है, वार्निंग में, और जो गढ़वाल के डिस्ट्रिक्ट में अभी बोले आपको बताए उसमें ऑरेंज अलर्ट हमने वो रखा हुआ है। तो 5 और 6 में ये चीज़ें रखी गई है। तो यही हमारा वो है कि जो आवागमन कर रहे हैं लोग जो है वो देखेंगे कि जो है बहुत सावधानी से मूवमेंट करना है और ज़रूरी नहीं हो तो अवॉइड करना चाहिए। इसी तरह जो नदी नाले उसमें पानी का स्तर बढ़ेगा और उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो आसपास लोग रहते हैं उनको काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है या उनको सेफ जगह में रहना चाहिए, चले जाना चाहिए। इसी तरह जो लोग
नदी नालों के आसपास जा कर के स्विमिंग या इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, तो उनको बिल्कुल इस तरह की एक्टिविटी अवॉइड करनी है। देखिए, उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला राज्य है और मानसून सीजन में जगह जगह जो है, आप देखिए हरिद्वार उधम सिंह नगर में जो है बाढ़ का खतरा रहता है, जो नदी का पानी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में घुस जाता है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। और बरसात से पहले नदियों में जो एक चुगान की व्यवस्था रही है, जिससे जो है कि जल स्तर जो है ऊपर ग्रामीण क्षेत्रों में न जा पाए, उसके लिए सरकार को पहले से तैयारियां करनी चाहिए। सरकार ने समय रहते कोई तैयारियां नहीं की। अब मानिए हाई कोर्ट को जो है सरकार से जवाब तलब करना पड़ रहा है, और आप देखिए अधिकांश मामलों में हाई कोर्ट का डंडा होता है, तब जाकर के सरकार जागती है। पहले सरकार अपनी गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। वहीं एक और जहां मॉनसून की बारिश और हाई कोर्ट ने सरकार की चिंता को बढ़ाकर रखा हुआ है, तो वहीं विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत देहरादून में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों की सीबीआई जांच की मांग की है। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि पहले ही बारिश में देहरादून स्मार्ट सिटी के कामों की पोल खुल गई है। उन्होंने स्मार्ट सिटी परियोजना की सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं बीजेपी का कहना है स्मार्ट सिटी के दायरे में पूरा शहर नहीं है और इसीलिए बार बार स्मार्ट सिटी पर सवाल खड़े करना सही नहीं। स्मार्ट सिटी के नाम पर देहरादून का पूरा बंटाधार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लोगों ने, जिला प्रशासन के लोगों ने, एमडीडीए के लोगों ने मिलकर के पूरा शहर चौपट कर दिया, बंटाधार कर दिया। अभी तो बरसात शुरू हुई है, अभी बरसात जब बढ़ेगी जुलाई और अगस्त के महीने में, आप देखिए शहर के अंदर क्या त्राहिमाम होने वाला है। पिछले वर्ष जल भराव के कारण जब खुदी हुई थी सड़कें, तब डेंगू हुआ। इस समय सड़कों में पानी बह रहा है, जल भराव फिर हो रहा है, डेंगू का खतरा है। शहर के अंदर लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रखा है। स्मार्ट सिटी में जो सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, उसकी सीबीआई जांच होगी। स्मार्ट सिटी का एक तो ये समझ में आना चाहिए कि पूरा शहर उसका कार्य क्षेत्र नहीं है, मात्र 10.5 वार्डों में स्मार्ट सिटी है। कुछ हमने जैसे ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड इशूज़ हैं वो हमने पेन सिटी किए हैं, उसका लाभ भी हम लोगों को मिल रहा है। और उसके साथ साथ ये भी रहता है कि और एजेंसीज़ भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं जिनको कि ड्रेनेज की समस्या को देखना है। शुरू में जब बरसात होती है तो शुरुआती दौर में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज और वाटर लॉगिंग के केसेस आते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वो फिर ठीक किए जाते हैं ताकि आगे चलकर लंबे समय तक वो दिक्कतें ना हो। हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ एक ड्रेनेज का मास्टर प्लान पूरे देहरादून के हम लोग तैयार कर रहे हैं। लगभग 2000 करोड़ रुपए का ये मास्टर प्लान है, उसकी जोनिंग हो चुकी है, उसका बाकायदा अभी एक ब्लूप्रिंट हम लोग तैयार कर रहे हैं, तो सर्वे चल रहे हैं। कुल मिलाकर मानसून की पहली बारिश ने सरकार के दावों की पोल खोलकर रख दी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और इसके साथ ही तमाम निर्माण कार्यों पर भी सवाल उठने लगे हैं। और इस बीच नैनीताल हाईकोर्ट ने बरसात से पहले नदियों की सफाई न होने पर भी सरकार से जवाब मांगा है। सवाल है कि आखिर बार बार क्यों कोर्ट से सरकार को फटकार पड़ रही है, आखिर क्यों समय रहते सरकार ने पूरी तैयारी नहीं की। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो आज देवभूमि के दंगल में चर्चा इस बात को लेकर कि मैदान जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक जो है पहली ही बारिश में ये हाल हो चुका है कि अब सवाल उठाना और उठना लाजमी हो गया है, क्योंकि जो सड़कें हैं वो नदियों में तब्दील हो गई हैं। और इससे पहले आखिर क्यों नहीं सरकार की तरफ से तैयारियां चुस्त दुरुस्त की गई, क्योंकि ये कोई पहला ऐसा मौसम नहीं है, हर साल यही स्थिति देखने को मिलती है। तो तैयारियों को लेकर सवाल, और इसी के साथ चर्चा की शुरुआत आपका परिचय करा देते हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, नवीन प्रशाली जी हैं बीजेपी से, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कांग्रेस प्रवक्ता मंजू त्रिपाठी जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। साथ ही भुवन चंद्र जी हैं पोखरिया, याचिकाकर्ता हैं जिन्होंने याचिका दायर की, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुलदीप राणा जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत भुवन चंद्र जी से करेंगे। भुवन चंद्र जी, आपने याचिका दायर की और ये स्थिति मुझे लगता है मॉनसून को लेकर अब कोर्ट बार बार फटकार लगाता है, तो याचिका में क्या कुछ आपने शामिल किया, क्या कुछ उसमें इंक्लूड किया गया, वो आपसे जानेंगे। देखिए, 2023 का जो मॉनसून है वो 2024 के मॉनसून से काफ़ी पहले शुरू हुआ है। 2023 में जो मॉनसून है वो 2024 के मॉनसून से काफ़ी पहले शुरू हुआ है। 2023 में जो मॉनसून है वो 2024 के मॉनसून से काफ़ी पहले शुरू हुआ है। 2023 में जो मॉनसून है वो 2024 के मॉनसून से काफ़ी पहले शुरू हुआ है। 2023 में जो मॉनसून है वो 2024 के मॉनसून से काफ़ी पहले शुरू हुआ है। 2023 में जो मॉनसून है वो 2024 के मॉनसून से काफ़ी पहले शुरू हुआ है। 2023 में जो मॉनसून है वो 2024 के मॉनसून से काफ़ी पहले शुरू हुआ है। 2023 में जो मॉनसून है वो 2024 के मॉनसून से काफ़ी पहले शुरू हुआ है। 2023 में जो मॉनसून है वो 2024 के मॉनसून से काफ़ी पहले शुरू हुआ है। 2023 में जो मॉनसून है वो 2024 के मॉन
सबसे पहले सभी लोगों को प्रणाम। देखिए, जो माननीय उच्च न्यायालय में मेरे द्वारा जो रिट याचिका, जनहित याचिका दाखिल की गई 127 PIL 2023, वो इस क्रम में आयोजित की गई थी कि उत्तराखंड राज्य की आरक्षित क्षेत्र की वह नदियां जिनमें भारी मात्रा में सील्ड, मलबा और डिसिल्टिंग भरा है, इन नदियों से मलबा हटाने, इनको चैनलाइजेशन करने और नदियों को उसकी बीचों बीच धारा में परिवर्तित करने के लिए राज्य सरकार की घोर उदासीनता के खिलाफ मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई। मैं आप सभी लोगों को अवगत कराना चाहूंगा कि 14/2/2023 को माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने PIL 47/2022 गुरदेव सिंह बनाम स्टेट में, दिनेश चंदौला बनाम स्टेट में स्पष्ट रूप से चीफ जस्टिस की कोर्ट ने आदेश निर्गत किए थे कि उत्तराखंड राज्य की वह नदियां जिनमें भारी मात्रा में शील्ड, मलबा जमा है, उसे राज्य सरकार अपने विभागों से, विभाग भी खोल रखे हैं ऑर्डर में, भूमि संरक्षण डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इनकी मदद से राज्य सरकार अपने स्वयं के संसाधनों से, स्वयं के द्वारा नदियों से मलबा हटाए, नदियों से डिसिल्टिंग को हटाए और नदियों को चैनलाइजेशन करे और आबादी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, कृषि बाहुल्य क्षेत्र, इन सबको बचाने का काम किया करे। लेकिन हैरत की बात यह है, देखिए, ये पूरे उत्तराखंड राज्य को आप भली भांति जानते हैं। उत्तराखंड राज्य की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं काफी भिन्न है। चाहे वो केदारनाथ की आपदा का जिक्र मैं आपसे करूं, चाहे मालपा के भयंकर सर्वनाश का जिक्र मैं आपसे करूं, क्योंकि उत्तराखंड राज्य की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पर जब भयंकर बारिश होती है, हिमालयी श्रृंखलाओं से खनिज के रूप में, पत्थर के रूप में, मिट्टी के रूप में जो है मिनरल्स जो है मैदानी क्षेत्र की तलहटियों पर आकर एकत्रित होता है और वह जो है नदी की धारा को रोकता है, डिसिल्टिंग होती है। उससे क्या होता है कि जो नदी का वेग है, नदी की धारा है, वह जो है नदी के दाएं पार्श्व और बाएं पार्श्व में भीषण भूकटाव करती है। अब दाएं और बाएं पार्श्व में एक तरफ ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, गांव की आबादी होती है, शहरों की आबादी होती है, कृषि भूमि होती है, और दूसरी तरफ जो है हमारे घने घने जंगल होते हैं। यानी कि दोनों तरफ जो है नदी का भीषण भूकटाव भयंकर आफत मचाता है। सबसे हैरत की बात मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि इस बीच जो मेरे द्वारा, मैं खाली माननीय उच्च न्यायालय की शरण में नहीं गया, हम तो राज्य सरकार के सताए हुए लोग हैं। पूरे साल भर जिलाधिकारी नैनीताल को 3-4 ज्ञापन, कुमाऊं कमिश्नर को 3-4 ज्ञापन, सचिव आपदा को 3-4 ज्ञापन, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को 3-4 ज्ञापन इस आशय से दिए गए थे कि आप माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करवाएं। बिल्कुल। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को प्रतिक्रिया क्या निकलकर सामने आई भुवन चंद्र जी? कोई रिजल्ट निकलकर सामने आया क्या इसका? देखिए, सबसे बड़ी बात है, इसका सबसे बड़ा रिजल्ट ये आया कि चौंकाने वाली बात है कि पूरे साल भर जिला प्रशासन, राज्य सरकार सोई रही। मैं आपको अपनी केवल नंधौर नदी की बात बताता हूं। जो नंधौर नदी हमारी चोरगलिया क्षेत्र में भीषण भू कटाव कर रही है, उसका मैं एग्जाम्पल आपको देता हूं। देखिए, पूरे साल भर जिला प्रशासन सोया रहा और अभी आपने देखा माननीय उच्च न्यायालय ने इनको डायरेक्शन किया। और हैरत की बात देखिए, पिछले 1 साल से राज्य सरकार माननीय उच्च न्यायालय में काउंटर एफिडेविट नहीं दे पाई। कोर्ट ने फटकार लगाई, तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने कितना काम किया होगा। रही बात रिजल्ट की, देखिए कितना सुंदर रिजल्ट दिया है राज्य की सरकार ने और जिला प्रशासन ने नैनीताल में। 1 जुलाई को पूरे साल भर अधिकारी सोए रहे, राज्य सरकार सोई रही, आपदा प्रबंधन सोया रहा। 1 जुलाई को नैनीताल की जिलाधिकारी के द्वारा आनन फानन में 10 लाख रुपया दैवीय आपदा मद से स्वीकृत करके चोरगलिया क्षेत्र की नंधौर नदी से वहां के दर्जनों बाढ़ प्रभावित ग्रामों को बचाने के लिए जो है मशीनें भेज दी। ठीक हो गया। 29 और 30 तारीख को मानसून का पहला फ्लैट आता है, जो चोरगलिया क्षेत्र के अति संवेदनशील क्षेत्र दुबेलबेरा ढोका फॉरेस्ट कंपाउंड में भीषण भूकटाव करता है, जहां से चोरगलिया की आबादी केवल 100 मीटर रह गई है। उसके बाद आमखेड़ा में कटाव करता है। उसके बाद सिटकुल औद्योगिक संस्थानों में यही नदी उधम सिंह नगर के सितारगंज तहसील में जाकर भीषण भूकटाव करती है। 29-30 जून के पहले फ्लैट की बात बता रहा हूं। उसके बाद जब इनकी पोल खुली तो जिलाधिकारी नैनीताल के द्वारा आनन फानन में एक मशीन भेज दी गई, पोकलैंड। और वो पोकलैंड मशीन जब आती है, मेरे पास सारे वीडियोज हैं, सारे एविडेंसेस हैं, तो जब मशीन भेजी जाती है तो मशीन क्या करती है, 1 नहीं 2 मशीनें भेज दी जाती हैं। और यह मशीनें क्या करती हैं, आबादी क्षेत्र की ओर से नदी का रुख मोड़कर
जंगलों की ओर कर देती हैं। देखिए आप, अब सबसे बड़ी हैरत की बात ये वैशाली है जी, आपको आवाज कि आ एक रही तरफ है आप लोग भुवन जानते चंद्र हैं जी कि की? आबादी बढ़ रही है, आप ध्यान से आ रही सुनिएगा है क्योंकि इसका जवाब भी देना होगा। जी, बात को पूरा कर लीजिए, इसके बाद प्रशाली जी का रुख करेंगे। देखिए, एक तरफ जंगलों का भीषण कटाव हो रहा है, उधर दूसरी तरफ जो है आबादी का कटाव हो रहा है। तो मैं सबसे पहले न्यूज चैनल के माध्यम से, आप संपादक महोदय के माध्यम से उत्तराखंड राज्य की सरकार से केवल इतना पूछना चाहता हूं, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, दैवीय आपदा प्रबंधन एक्ट आपके पास सबसे बड़ा एक्ट है, तो आपने साल भर क्यों कार्य नहीं किया? जो जिलाधिकारी सरकारी धन की खुलेआम इस तरीके से बंदरबांट कर रही है, क्या 1 जुलाई को 2 पोकलैंड मशीनें नदी में उतार करके, नदी में जब लबालब पानी भरा हो, क्या डायवर्जन का कार्य हो सकता है? अपनी अंतरात्मा से पूछिए आप लोग भी। बिल्कुल, अंतरात्मा से पूछना तो बात की बात है। शायद ये सारी चीजें जो है जिम्मेदार धामी सरकार को नजर नहीं आ रही हैं कि कोर्ट बार बार जवाब तलब करता है और इसके बावजूद भी जवाब निकलकर सामने नहीं आ रहा है। एक काउंटर तक अभी तक स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे पाई है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है, ब्रेक से वापस लौटेंगे तो और सभी मेहमानों का रुख करेंगे और प्रतिक्रिया इस मसले पर रखेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस आ रहे हैं और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। नवीन प्रशाली जी का रुख करेंगे और प्रतिक्रिया इस मसले पर, क्योंकि कोर्ट बार बार जवाब तलब कर रहा है। प्रशाली जी, और अभी आपने भुवन चंद्र जी पोखरिया जो कि याचिका करता है और उन्होंने डिटेल के साथ सारी चीजों को बताया, जताया। आखिर ये सरकार अपनी जिम्मेदारी को कब समझेगी प्रशाली जी? देखिए सोनी जी, मैं पहले तो भुवन जी का धन्यवाद करता हूं कि एक जागरूक नागरिक के तौर पर उन्होंने जो भी कार्रवाई की उसका निस्संदेह उत्तराखंड के हित में और जनता के हित में किया है। और जनता के हित में जो भी कार्य करते हैं, चाहे वो किसी भी संस्था से हो, उनका स्वागत होना चाहिए हमेशा। जहां तक सरकार की बात है, सरकार निस्संदेह, उत्तराखंड की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा ही उत्तराखंड के हित में लगे रहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से कहीं कहीं पर किसी अधिकारी की लापरवाही की वजह से कहीं पर काम नहीं हो रहा है, तो मैं समझता हूं कि इसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अधिकारियों को भी पता होना चाहिए कि काम करना है। जिम्मेदार है इसके लिए, अधिकारी क्यों नहीं मान रहे हैं सरकार की? इतनी ज्यादा तानाशाही क्यों? और ऐसा तो नहीं है कि भाई बारिश का, ये मॉनसून का मौसम जो है उत्तराखंड में पहली बार आया है, इसके लिए पहले से तैयारियां क्यों नहीं की गई? ये बड़ा सवाल है। हर साल ऐसी स्थितियां बनती हैं, सड़कें नदी में तब्दील हो चुकी हैं, और जब लगता है कि हाँ स्थिति यहाँ पर ऐसी देखने को मिल रही है तो आप लोग पोकलैंड मशीनें भेज देते हैं। तो ऐसे कैसे चलेगा? और फिर आप लोग ये भी कहते हैं कि भाई हमारी जिम्मेदार सरकार है। ये सरकार निस्संदेह जिम्मेदार सरकार है, जनहित की सरकार है। लेकिन एक सरकारी तंत्र जो होता है, उस तंत्र में अगर कोई कलपुर्जा, अगर कोई मशीन है, बहुत बड़ी मशीन है, लेकिन उसमें एक छोटी सी पिन काम नहीं कर रही, तो उस पिन को बदलना पड़ता है। और उस पिन में जब हम देखते हैं कि इसमें कार्रवाई, ये पिन काम नहीं कर रही है, जब उसका मशीन चेक होती है तो वो पिन को बदला जाता है। ऐसे ही अधिकारी भी बदले जाते हैं, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। कितने अधिकारी अभी तक बदले गए? हर साल ऐसी स्थिति निकलकर सामने आती है। अभी तक कोर्ट में काउंटर एफिडेविट तक नहीं स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है, क्यों? देखिए, मैं ये बता रहा हूं कि बहुत सारे अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। सरकार हमेशा काम कर रही है, लेकिन कोई अधिकारी अगर काम करते हुए नहीं पाया गया या कोई जो संज्ञान में आता तो उस अधिकारी पर निस्संदेह कार्रवाई होगी। और कार्रवाई की है पहले सरकार ने। इतना बड़ा अभी आप देखते हैं, मौसम विभाग ने ये जानकारी दी है कि 60% अधिक बारिश हो रही है अनुमान से ज्यादा। लेकिन सरकार ने जहां तक चैनलाइज का सवाल है, नदियों पर काम किया है, चुगान हुए हैं नदियों में, नदियों से मलबा उठाया गया है। विपक्ष ने, आपने देखा होगा, बहुत बड़ी राजनीति उस पर की थी कि खनन हो रहा है, ये हो रहा है। वो सरकार, हमारी सरकार नदियों को ठीक कर रही थी, उस वक्त उनको खनन दिख रहा था। आज जब कहीं एक दो नदियों में बाढ़ आ रही है तो उनको अभी भी नहीं किया गया ना प्रशाली जी, वो तो अभी भी नहीं किया गया है। सवाल तो अभी भी उठ रहे हैं। अगर आपकी जिम्मेदार सरकार है तो उसे कर देना चाहिए। केदारनाथ आपदा से क्यों नहीं सीखा सरकार ने? क्या वैसी ही स्थितियां बनाने का एक बार फिर से वो मंजर दोहराए? प्राकृतिक आपदा से निपटना थोड़ा मुश्किल होता है। मंजू जी आते हैं।
प्राकृतिक आपदा से निपटना थोड़ा मुश्किल होता है, वो एक इंस्टेंट होता है कि ठीक है प्राकृतिक आपदा आई, उसे हम नहीं रोक पाए, लेकिन आप पहले से तैयार नहीं हैं, तो ये दर्शाता है कि आप जिम्मेदार नहीं हैं। पहले से तैयार है, मैं कह रहा हूँ कि पहले से तैयार हैं। अगर इतनी नदियां उत्तराखंड में हैं, कहीं कोई पार्ट में अगर कोई सिल्ट रह गया हो या वहां पर चुगान नहीं हुआ हो, अभी तो बताया भुवन चंद्र जी को आपने गंभीरता से नहीं सुना, सिल्ट को लेकर भी बहुत गंभीरता से उनको लिया। सोनी जी, मैंने उनका धन्यवाद किया, उनको गंभीरता से लिया, इसलिए कहा कि खाली चोर गलिया पूरा उत्तराखंड नहीं है। चोर गलिया एक छोटा सा हल्द्वानी का एक क्षेत्र है जहां पर एक नदी गौला नदी आती है और नदियां आती हैं, तो वहां पर अगर कहीं पार्ट रह गया तो वहां पर करने की कोशिश अगर सरकार ने की, नदियों की सिल्ट की साफ सफाई का काम, ये जिम्मेदारी भी सरकार की ही थी, आला अधिकारियों की थी, क्या की गई? देखिए, आप 4 दिन से बारिश हो रही पूरे उत्तराखंड में। उत्तराखंड आपदाग्रस्त क्षेत्र है, इस पर पूरा सरकार ने फोकस किया हुआ। जहां जहां हो रही रोड खोले जा रहे हैं, 100 से ज्यादा मार्ग बंद है, उनको खोला जा रहा है जल्दी से। मंजू जी का रुख कर लेते हैं, कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं। मंजू जी, क्या लगता है सरकार की गंभीरता इस मसले को लेकर नजर आ रही है क्या? और आ रही है तो कोर्ट बार बार फटकार क्यों लगा रहा है, जवाब तलब कर रहा है? कोई भी गवर्नमेंट अपना होमवर्क नहीं करती है तो ऐसे ही सोनी जी जवाब आते हैं जैसे कृष्णाली भाई दे रहे हैं। अरे भाई, 4 दिन से बारिश पहली बार थोड़ी उत्तराखंड में हो रही है, उत्तराखंड तो जाना ही जाता है बारिश के लिए। आप क्यों नहीं, कि कोई जरूरी है कि जब हाई कोर्ट का डंडा पड़े तभी आप अलर्ट हो? अभी आगाज ये है तो अंदाज क्या होगा? आप लोगों को पता है या हम सबको पता है कि उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला राज्य है, तो कोई जरूरी है जब तक हाई कोर्ट हमें डंडा नहीं दिखाए हम अपना काम तब तक न करें, होमवर्क न करें? ये तो वही बात है कि जब 4 दिन बारिश हो गई, मशीनें लगाई जा रही है, दरवाजे पे बारात आ रही, उस समय आप शॉपिंग करने निकले हैं। ऐसी ही बात हुई ना कि आप पहले से अपना होमवर्क क्यों नहीं करते? स्मार्ट सिटी के नाम पर पहले गड्ढे खूब खोदे गए, सैकड़ों लोगों की मौतें हो गई, उसका जिम्मेदार कौन है? और आज आप देखिए कि अभी आपने भी कहा कि जो है 1, 2, 3 दिन की बारिश में जो सड़कें हैं नदियों में तब्दील हो गई। मैं कहती हूँ कि यहाँ इंदिरा नगर में, बसंत विहार के बीच में इंदिरा नगर, आप इधर देखेंगे इंदिरा नगर, वहां की रोड आप देखिए, ऐसे लग रहा है नदी बह रही है। तो जब यहाँ का ये हालत है तो बेचारे गरीबों का क्या है? वो तो बेघर हो जा रहे हैं। मतलब त्राइमाम पूरे शहर में मचा हुआ है। तो ये क्या है? ये यही है ना कि आपने अपना होमवर्क ढंग से नहीं किया। करोड़ों रुपए सरकार ने बहुत अच्छी तरह होमवर्क किया है, सरकार उस पर काम कर रही है। नसीहत बहुत आसान है, कहीं भी कह के सवाल उठाना बहुत आसान है, सवाल उठाना मंजू जी बहुत आसान है। आप ये देखिए, सवाल उठाना बहुत आसान है। 4 दिन की बारिश देखिए, जब सरकार सफाई करती है तो आपको खनन नजर आता है। जब सरकार नदियों की सफाई करती है तो बोले सरकार ने चोरी कर लिया, खनन कर लिया, और जब बारिश आती है तो आप बोले सरकार कुछ काम नहीं कर रही। तो आपका तो काम ही है कुछ कहना। सिंह रावत ने खनन का मुद्दा उठाया, कोई विपक्ष ने ही नहीं उठाया है। और आप देखिए 2 दिन की बारिश में जीएमएस रोड, गांधी रोड, पलटन बाजार, रायपुर सहित कई जगह बद से बदतर स्थिति हो गई है। तो आज सोचिए, दर्शन चौक से बुद्धा चौक के बीच में आपने खूब स्मार्ट सिटी के नाम में टाइल्स लगवाई, सारी उखड़ गई। तो आप लोग, मुझे तो हंसी आती है, कांग्रेस से आप 70 साल का हिसाब मांगते हैं। अरे भाई, 7 साल का ही हिसाब दे दीजिए, क्या किया गया, क्या नहीं किया गया। चलिए, यूकेडी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यूकेडी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। शांति प्रसाद जी का रुख करेंगे। शांति प्रसाद जी, सरकार की गंभीरता आपको कितनी नजर आ रही है? नमक के बराबर खाइए, स्थितियां, क्योंकि रेड अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, परिणाम जनता भुगत रही है। आपका डिजास्टर ठीक है मंजू जी, प्रतिक्रिया साझा कर लेते हैं यूकेडी प्रवक्ता की भी, शांति प्रसाद जी की भी। शांति प्रसाद जी, सरकार की जो गंभीरता है आपको कितनी नजर आ रही है? क्या वाकई सरकार गंभीर है और इस तरीके से इंतजाम होंगे सरकार के कि जनता अभी भी परेशान है? शांति जी, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ बिल्कुल सोनी जी, पहले तो मैं के न्यूज के जो देवभूमि का दंगल की पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ। भुवन पोखरिया जी को बधाई देना चाहता हूँ कि वो अपने क्षेत्र की आवाज को जनता की आवाज बनाकर संघर्ष कर रहे हैं। अब आपने कहा कि सरकार की कार्यवाही से आप खुश हैं। मैं आपको बता दूं, मैं आपको बधाई इस बात के लिए दे रहा हूं कि जब उत्तराखंड में गर्मी होती है तो आप कैसे ग्रामीणों से लेकर आम जनमानस के हलक सूखते हैं, उस पर आप खबर दिखाते हो। जब यात्रा सीजन शुरू होती है तो कैसे तीर्थ यात्री तड़पते हैं, सड़कों पर जाम से परेशान होते हैं, ये भी आप शांति जी, यही उम्मीद तो हम सरकार से भी करते हैं कि सरकार भी शायद और विपक्ष भी अपनी जिम्मेदारी को समझे।
देखिए मैं वही बात कह रहा हूँ, सवाल इस बात का नहीं है कि हम विपक्ष के नेता हैं और हम सरकार का क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम वो दिन देखना चाहते हैं कि जब के न्यूज हो या अन्य चैनल हो वो सरकार की कार्यप्रणाली को सड़कों पर सक्षम होते हुए दिखाएं और हम लोग सरकार को बधाई देते हुए दिखें। दुर्भाग्य यह है इन 24 वर्षों में यदि आप उत्तराखंड की नदियों की सफाई देखें तो उसमें सरकार फेल हो जाती है। अगर हम देखें कि इन 24 वर्षों में सरकार ने स्लाइडिंग जोन को ठीक करा, उसमें सरकार विफल हो जाती है। हम जब ये देखते हैं कि राज्य को बने 24 वर्ष हो गए हैं और बारिश की पहली शुरुआत में ही 100 से 150 सड़कें बंद हो जाती हैं, तो हमको चिंता होती है कि राज्य कर्ज की गर्त में तो डूब रहा है मगर विकास के नाम पर काम कुछ नहीं हो रहा है और उत्तराखंड का आम जनमानस कर्ज में डूब रहा है। अस्थायी राजधानी देहरादून जो स्मार्ट सिटी है उसकी सड़कों का में जो जाम लग रहा है, पानी भर रहा है, ये बताने के लिए काफी है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता विधायक पार्षद तो स्मार्ट बन गए धन कमाकर, मगर आम जनमानस को उनके हाल पे छोड़ दिया और देहरादून नर्क की श्रेणी में आके खड़ा हो गया। मैं इस समय पर यमकेश्वर क्षेत्र में हूँ। 3 दिन की बारिश ने कम से कम 4 जगहों पर ऐसी हालत खराब कर दी कि 1.5 से 2 घंटे का जाम लगा। मैं गट्टू घाट में जाम लग जाता है, खैर खाल में जाम लग जाता है स्लाइडिंग जोन के कारण, मागता में लग जाता है, उधर पूरा दुगड्डा में नेशनल हाईवे खत्म हो जाता है और सरकार कहती है कि चाक चौबंद व्यवस्था है। मैं पूछना चाहता हूं कि वो दिन सरकार के पास कब आएगा कि जब सरकार ये बताएगी कि हमने समय से पहले कार्रवाई की और उत्तराखंड का हर सड़क से लेकर आम जनमानस सुरक्षित है। कल ही एक बस जो है गिरी है, ऑल वेदर रोड भी जाम से मतलब परेशान है आम जनमानस। ऐसी स्थिति में सोनी जी अब हम क्या कहें? अगर हम बोलते हैं तो ये बोलेंगे विपक्ष का काम है, मगर भुवन पोखरिया तो विपक्ष नहीं है ना। अगर नदियों का रुख मोड़कर आप जंगल को खत्म करोगे तो क्या आपका पेड़ों के प्रति, पर्यावरण के प्रति क्या भाव है? और यदि वाकई चोरगलिया के आदमी मरते हैं इनके कुप्रबंधन के कारण, फिर इनका संवेदनाएं नागरिकों के लिए क्या है? ये जो सवाल खड़े हो रहे हैं, ये सवाल राजनीति में क्षेत्रीय दल होने के नाते आम सामाजिक व्यक्ति का जो कर्तव्य है कि सरकार का गलत जगहों पर जो काम हो रहे हैं उस पर ध्यान आकर्षित कराने का है। मगर दुर्भाग्य है, ये तो रटी रटाई बात है कि ये तो पाकिस्तानी हो गए, ये तो विरोधी हो गए, ये कांग्रेस से मिल गए, ये राज्यों को बदनाम कर रहे हैं। बिल्कुल शांति प्रसाद जी, विपक्ष जो सवाल उठा रहा है उसके साथ साथ तो अब कोर्ट भी जवाब तलब कर रहा है और उसका जवाब आखिर स्टेट गवर्नमेंट कब देगी ये भी देखना होगा, क्योंकि आखिर अब कोर्ट की सख्ती के आगे भी क्या जवाब निकलकर सामने आता है और सरकार इतनी संजीदा और सतर्क क्यों नहीं है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, कुलदीप राणा जी का रुख करेंगे। कुलदीप जी, आपने भुवन चंद्र जी पोखरिया की भी बात बखूबी सुनी, याचिका करता है जो पक्ष विपक्ष की भी बात सुनी, आरोप प्रत्यारोप भी आपने सुने, लेकिन इन सब के बीच सरकार की संजीदगी क्या है इस मौसम को लेकर, उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति को लेकर कितनी संजीदा सरकार है? और कोर्ट को सख्त होना पड़ रहा है, जवाब तलब करना पड़ रहा है और सरकार कह रही है हम जिम्मेदार हैं भाई, जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। ये जिम्मेदारी आपको नजर आ रही है क्या? देखिए सोनी, उत्तराखंड में पहले तो हमें ये अपने दृष्टिकोण को दुरुस्त करना होगा कि बारिश को लेकर के कि आपदा की बारिश या उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थितियों का राज्य है, हमें अपने थोड़ा नजरिए को दुरुस्त करना होगा। ये राज्य ऐसा ही है, ये हिमालयी क्षेत्र है, जब हम नहीं थे तब भी ये क्षेत्र ऐसा ही था, जब हम नहीं होंगे तब भी ये क्षेत्र ऐसा ही होगा। ठीक है, तो पहले तो प्रकृति पे हमें सवाल नहीं उठाना चाहिए। अभी 20 दिन पहले जब 42 डिग्री टेम्परेचर हो रहा था तो हम बारिश के लिए आसमान को देख रहे थे कि कब बारिश आएगी। ठीक है, और आज जब वर्षा की बूंदें धरती को की प्यास बुझा रही हैं तो हम उसे कह रहे हैं कि आपदा की बारिश है। बारिश कहीं आपदा की नहीं आती है। ठीक है, ये तो सारी हमारी मानवीय गलतियां हैं जो हम उन मुहानों पर जा पहुंचे हैं जहां पर प्रकृति भी कहती है कि भाई इन जगहों से दूर रहो। हमने नदियों को सिकोड़ दिया है, नाले बना दिए हैं। बिल्कुल ठीक। आज का जो विषय है, मेरे लिए इस विषय में थोड़ा सा प्रसन्नता का एक कारण ये भी है कि मैं खुद जियोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ
और दूसरी बात यह है कि मैं पर्वतीय क्षेत्र का वासी रहा हूँ। तो मैं बद्रीनाथ क्षेत्र का मेरा जन्म है और मैंने पहाड़ों को बहुत करीब से देखा, क्योंकि हम वहीं पले हैं, बड़े हैं, वहीं पढ़ा लिखा हमने। ठीक है, जो बात पोखरिया जी ने कही कि नदियों की सफाई को लेकर के, ये विषय अक्सर हम अपने कॉलेज में जियोलॉजी की पढ़ाई के दौरान भी पढ़ा करते थे कि नदियों में जो सिल्ट आता है, क्योंकि देखिए हम हिमालय के जिस क्षेत्र में हैं ये कम पठारी क्षेत्र है, क्योंकि आपने देखा होगा कि भारत जो है हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो यूरोपियन और एशियन प्लेटों के टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से ये क्षेत्र उभरा है। और हमारे क्षेत्र में जो स्थिति है वो थोड़ा कमजोर है बनस्पत यूरोप की तरफ की। ठीक है, यही वो कारण है कि जब बरसात होती है तो पानी के साथ साथ ये तमाम सिल्ट, मिट्टी, पत्थर, छोटे छोटे ये चूरे सारे बह करके नदियों में नीचे आने लगते हैं। ठीक है, अब इसका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये है कि हम नदियों की सफाई करें, क्योंकि अगर हम नदियों के रिवर बेड अगर धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, वहां नीचे सिल्ट जमा होती रहेगी, पत्थर जमा होते रहेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि जल स्तर ऊपर बढ़ेगा और वो फैलेगा और वो आसपास के क्षेत्रों को नुकसान करेगा, क्योंकि वो वहां फैलता जाएगा। उसका एक सबसे सुलभ उपाय यही होता है कि हम जो रिवर बेड है उसके बीच के क्षेत्र को साफ करते जाएं, ताकि पानी के लिए एक रास्ता बन सके। ठीक है, दूसरी चीज, इसमें एक खनन एक बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि जो खनिज ऊपर से निकल करके आता है, ये खनिज न सिर्फ राज्य सरकार को राजस्व प्रदान करता है, बल्कि विकास के कार्यों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। भवन निर्माण से लेकर के सड़क निर्माण से लेकर के तमाम सारी चीजों में इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन जो जरूरत है वो जरूरत है कि एक योजनाबद्ध कार्य को करने की। अब ये अभी पोखरिया जी ने बहुत अच्छी बात कही, और ये बात वास्तव में उत्तराखंड में बड़ी लागू भी होती है कि यहाँ चीज़ें, हम लोग जब तक चीज़ें हमारे मुहाने पर नहीं आ जाती हैं तब तक हम उन चीज़ों को लेकर के जागते नहीं हैं। भाई बरसात तो जून में आई ना, तो हम मई में क्या कर रहे थे, अप्रैल में क्या कर रहे थे, मार्च में क्या कर रहे थे। ठीक है, और चूंकि अब लगातार 2 टर्म से ये सरकार यहाँ पर है, चौथी विधानसभा और 5वीं विधानसभा में भाजपा सरकार है, तो स्वाभाविक सी बात है कि सवाल भी ज़्यादा सरकार से ही होंगे। अब भाजपा के प्रवक्ताओं के साथ एक थोड़ी सी विडंबना ये भी है, और मेरा इनके साथ एक सिंपैथी भी है, क्योंकि सरकार और संगठन के बीच में जो शासन है उसमें जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो इतने गैर जिम्मेदार हैं और वो कभी अपनी भूमिकाओं को लेकर के स्पष्ट नहीं रहे हैं। अगर कोर्ट में किसी चीज़ को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं या कोर्ट से कोई चीज़ जवाबदेही हो रही है, तो उसको लेकर के सरकार के संज्ञान में लाना और उस पर कार्य करना ये अधिकारियों की जिम्मेदारी है। लेकिन विडंबना ये है कि उत्तराखंड में चाहे आपदा विभाग हो चाहे अन्य कोई भी विभाग हो, ये हमेशा सरकारों को गुमराह करता हुआ नजर आया है। और हमारी सरकारें भी, हम सरकार में बैठे हुए जो सत्ताधीश हैं, वे लोग भी न जाने क्यों इनके इस बहकावे में, इनके गुमराह में हमेशा आते रहे हैं। और ये बात सिर्फ भाजपा के लिए नहीं है, ये कांग्रेस के लिए भी है। कांग्रेस ने भी कोई बड़े तीर नहीं मारे हैं। ठीक, अब आज उत्तराखंड के तमाम क्षेत्रों में नदियों की स्थिति ये हो गई है कि नदियों का जो एक क्षेत्र है वो तो भर गया है, उनके वाटर लेवल ऊपर आने लगा है और वो अगल बगल के क्षेत्रों में भू कटाव कर रहा है। ये भी एक भूवैज्ञानिक कारण है कि जब पानी का एक तेज बहाव आता है तो वो पहले जिस क्षेत्र में टकराता है उसके बाद उसके सीधे अपोजिट डायरेक्शन में पानी जब मुड़ता है तो उस क्षेत्र को भी डैमेज करता है। इसलिए कभी नदी सीधे तौर में नहीं जाती है, सीधी तो नहरें होती हैं। ठीक है, नदी का एक स्वभाव होता है। अब ये एक वैज्ञानिक तरीके से ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उन क्षेत्रों को किस तरीके से उनका प्रबंधन करते हैं। हम लोग राजधानी देहरादून में बैठे हुए हैं। अभी भाजपा प्रवक्ता ये बात कह रहे थे कि हमने काम किया, सरकार जागरूक है। ज़्यादा कुछ नहीं है, सचिवालय के दाहिने तरफ बिंदाल नदी है और दाहिने तरफ बिंदाल नदी है और बाईं तरफ जो है रिस्पना नदी है जो विधानसभा के पीछे है। हम जाके देख सकते हैं दोनों तरफ पुल से रोजाना हम गुजरते हैं कि नदी की कितनी सफाई हुई है, साफ दिखाई देता है। नहीं, प्रशाले जी तो अभी कह रहे थे ना, आप कुलदीप राणा जी, आपने सुना ना कि भाई सरकार जिम्मेदारी से काम कर रही है, जो अधिकारी गैर जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और ये जिम्मेदारी से कार्रवाई अगर इतना सरकार काम कर रही है तो भाई वो दिखना चाहिए। जनता इतनी परेशान नहीं होनी चाहिए कि सड़कें जो हैं वो नालों की तरह नदी और नालों में तब्दील हो गए हैं।
नहीं, बिल्कुल। मैं तो हम तो राजधानी क्षेत्र की बात कर रहे हैं। अभी जब राजधानी क्षेत्र का ये हाल है तो प्रदेश के अन्य क्षेत्रों का क्या हाल होगा। बिल्कुल। हमारी सड़कें अब धीरे धीरे, मुझे लगता है कि स्मार्ट सिटी का मतलब ये है कि बरसात में देहरादून के वासी नाव लेकर के सड़कों पर चलें। शायद ये स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट होगा कि आपको जो है देहरादून में गाड़ी के साथ, वाहनों के साथ साथ नाव का भी आपको चलाने का सौभाग्य मिले, आप उसका भी आनंद लें। शायद यही योजना होगी स्मार्ट सिटी की। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ नालियों को बंद कर दिया गया, ये देहरादून शहर नहरों का शहर हुआ करता था। और इसकी जो बसावट है, भौगोलिक जो बसावट है, वो एक तरीके से प्लेट के आकार की है, एक कटोरी नुमा है। तो यहाँ चारों तरफ से जो पानी आता है वो इस शहर बीच में इकट्ठा हो जाता है। ब्रिटिश टाइम में अंग्रेजों ने इस समस्या से निजात पाने के लिए नहरें बनाई, बड़ी बड़ी नहरें बनाई, ताकि यहाँ का पानी, बरसात का पानी जो है नहरों के माध्यम से शहर से बाहर चला जाए। ठीक है, बिल्कुल। हमने क्या किया, सरकारों में आने के बाद सड़कों के चौड़ीकरण और विकास के नाम पे उन नहरों को ढक दिया। प्राकृतिक चीजों से छेड़छाड़ तो की गई है विकास के नाम पर, कुलदीप राणा जी, इस बात को मानना पड़ेगा। नालियों को भी ढक दिया है। हाँ बिल्कुल जी। और छेड़छाड़ का ही नतीजा है कि स्थितियां अब मुझे लगता है जो वश में है भी सरकार के, वो भी सरकार जिम्मेदारी के साथ नहीं करना चाहती है। स्मार्ट सिटी योजना 100 शहर आते हैं, आप उसमें डेवलपमेंट करते हैं, आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। और यहाँ पर अब भ्रष्टाचार का भी आरोप लग रहा है कि भाई भ्रष्टाचार है, और विपक्ष कह रहा है कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। भुवन चंद्र पोखरिया जी का रुख करेंगे, इसका जवाब वैशाली जी से लेते हैं बाद में। भुवन चंद्र पोखरिया जी, क्योंकि आपने याचिका दायर की, याचिका में उन तमाम वजहों को शामिल किया, और इसके बाद आपने ये भी बताया कि भाई 1 जुलाई को फिर पोकलैंड मशीन से किस तरीके से जंगलों में पानी छोड़ा गया। तो ये सारी चीजें, और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं या सरकार की बात करें, क्या उसकी संजीदगी अभी तक आपको नजर आ रही है? अब जवाब तलब किया गया है, लेकिन जवाब अभी तक कोर्ट में सबमिट नहीं किया गया। देखिए, हम सभी लोग पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, और सबसे पहले तो मैं श्रीमान बड़े भाई पत्रकार बंधु महोदय को प्रणाम करता हूं। मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूं, और आप जियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, और आपसे हमें काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा। मैं सबसे पहले बहुत ही कम शब्दों में प्रमाण के साथ, क्योंकि आज प्रमाण का टाइम, बातें कितनी ही कर रहे हैं उससे कोई फायदा नहीं है, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं एक बहुत ही जबरदस्त चीज है, इससे आंखें खुलेंगी, और श्रीमान भटजी मेरे बड़े भैया भी इस बात को समझेंगे, हमारी दीदी त्रिपाठी जी भी समझेंगी, और श्रीमान नवीन भैया भी समझेंगे। देखिए, 13/8/2023 को प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्य के मुखिया, वो क्या कहते हैं, बाढ़ से बचाव के लिए प्रदेश की प्रमुख नदियों का होगा अध्ययन। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूं, चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं। नदियों का तल उठने से तटवर्ती इलाकों में होता है जल भराव। अध्ययन के सिंचाई विभाग नदियों का ड्रेनेज प्लान तैयार करेगा 13/8/2023 को। उस समय देखिए सचिवालय में कैसे समीक्षा बैठकों का मतलब क्या एक चीज है। देखिए धरातल पर कब उतरेगा, सोचिए आप। ये 13/8/2023 यानी कि 1 साल पहले की मीटिंग है। ठीक है, साक्ष्य से बोल रहा है, मैं नहीं कह रहा। अब देखिए, मुख्यमंत्री जी मीटिंग लेते हैं, और मीटिंग में सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? चीफ सेक्रेटरी आता है, सचिव सिंचाई आता है, दैवीय आपदा सेक्रेटरी आता है, तमाम सारे महकमों के अधिकारी आते हैं। ठीक हो गया, मीटिंग हो गई। ये अमर उजाला अखबार की पहले पन्ने में छपा हुआ न्यूज है। ठीक हो गया। अब मैं ये पूछना चाहता हूं राज्य सरकार के मुख्यमंत्री जी से, तुम राज्य के मुखिया हो, ये कैसी नौकरशाह है? क्या तुमसे बड़े हैं? क्या भारत का संविधान, अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, सब विद्वान लोग हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, दैवीय आपदा प्रबंधन एक्ट, आर्टिकल 72 क्या कहता है? देखिए, आर्टिकल 72 कहता है यह एक्ट सभी एक्टों को सफिशिएंट करेगा। बाढ़ से बचाव की दशा में कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सुप्रीम पावर दी है। लेकिन 1 साल हो गए मुख्यमंत्री ने मीटिंग की, देखिए नदियों का हाल, डिसिल्टिंग का, मलबा हटाने का। दूसरी बात, आपको हैरानी की बात यह होगी, मैं नंदौर की बात कर रहा हूं, अपने नंदौर। तो जब मैंने रिट याचिका दायर की, तो आप लोगों को बताना चाहता हूं कितना सुंदर काम स्टेट गवर्नमेंट ने किया है। जो आपने संजीदगी की बात की थी, मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नैनीताल के ऊपर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई की गई है हाई कोर्ट के द्वारा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हरिद्वार धीराज सिंह गर्बयाल के ऊपर आज से 6 महीने पहले कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई हुई, जो गतिमान है। 9 अगस्त को डेट है।
ये इतने ढीठ अधिकारी हैं और मुख्यमंत्री कैसे मुख्यमंत्री हैं, सोचिए आप। ऐसे नौकरशाह को तुमने जिलों में बैठा दिया, जिनके भरोसे आज मेरे क्षेत्र की, अपने क्षेत्र की बात करता हूं भट्ट जी, बड़े भैया, दीदी, मैं 15,000 की आबादी मेरे क्षेत्र की है, 4 ग्राम सभाएं हैं और मेरा क्षेत्र केवल 100 मीटर बाढ़ के मुहाने से बचा है। अगर उस भीड़े का कटाव होता है बड़े भैया, भगवान ना करे पहाड़ों पर बारिश होती है, कहीं भगवान न करे बादल फटता है, तो हमारी बाढ़ में बहना तय है, मेरे क्षेत्र का बहना तय है। अब मैं तो बहा मेरे नीचे सितारगंज तहसील के 1 दर्जन गांव, सिडकुल औद्योगिक संस्थान। क्या मुख्यमंत्री जी, ये कौन सी समीक्षा बैठक है? क्या नौकर साहब, आपका सलाहकार कौन है? मैं तो न्यूज के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, तुम्हारा दैवीय आपदा प्रबंधन का सलाहकार कौन है? हकीकत बताइए। प्रशाली जी को पता होगा, प्रशाली जी जवाब दे सकते हैं इस बात का। मैं ये बताना चाहता हूँ सोनी जी, जो उनकी व्यथा है भुवन जी की, वो जेन्युइन उनका कंसर्न है और उसको देखते हुए जो उन्होंने कार्रवाई भी की है, अच्छी की है। अब यहाँ पर मैंने वही कहा कि सरकार के किसी तंत्र में अगर कोई गड़बड़ी होती है तो ठीक है, सरकार के मुखिया होने के नाते मुख्यमंत्री जी का सीधे उससे सरोकार होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम जिस तरह से एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं और भुवन जी जैसे जागरूक नागरिक और हमारे जो विश्लेषक महोदय हैं, जो सभी जागरूक होगी, ये नौकरशाही कब जागरूक होगी? प्रशाली जी, सवाल तो ये है, जनता जागरूक है और विपक्ष सवाल उठा रहा है, चलिए वो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन भुवन चंद्र जी जैसे लोग जो याचिका दायर करते हैं, इन तमाम मसलों को लेकर अवेयर रहते हैं और खुद डर के साए में जीने को मजबूर है, तो सरकार इसको लेकर कब गंभीर होगी, संजीदा होगी? एक सेकंड बात काटना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। जी भुवन चंद्र जी, आपने मेरा जिक्र किया, मैं वास्तव में एक ऐसा बाढ़ प्रभावित हूं। मेरे दादाजी स्वर्गीय भवदेव पोखरिया जी 18 सितंबर 1998 को नंदौर खनसियों बाढ़ गदेरे में बह के मर गए। एक चीज, उसके बाद उनके छोटे सके भाई, मेरे पिताजी के चाचा जी स्वर्गीय श्री गंगाधर पोखरिया, सोचिए, ये बेहद संवेदनशील और गंभीर विषय है प्रशाली जी। ये कह देने भर से कि हमारी सरकार गंभीर है, हमारे अधिकारी गंभीर हैं, जिम्मेदारी से काम हो रहा है, कैसे चलेगा भाई? नहीं चलेगा, मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऐसे नहीं चलेगा। लेकिन आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में जो सरकार की कार्य संस्कृति थी और प्रशासन की जो कार्य संस्कृति थी, उसको बदलने का काम मुख्यमंत्री श्री धामी जी ने किया है। बार बार अधिकारियों को लताड़ लगाकर उनको काम ठीक कराकर बार बार आप देखते हैं कि उनको सुधारने का काम जो हो रहा है, लेकिन एक जो उनके जो डीएनए में घुस गया है अधिकारियों के यहाँ पर, उसको सुधारने का, उसका ट्रीटमेंट करने में थोड़ा तो समय लगेगा, लेकिन उनका ट्रीटमेंट हो रहा है और वो धामी जी कर रहे हैं। ये बार बार आप ये देखना होगा कि कितना ट्रीटमेंट करने में समय लगता है और इस इलाज हो पाएगा, इस जो बीमारी है ये संभव भी है या नहीं, या फिर ये हवाई बातें हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। माफी के साथ आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय इजाजत नहीं देता कि चर्चा को आगे बढ़ाएं। फिलहाल सवाल बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तराखंड की जो स्थितियां हैं वो वाकई विषम भौगोलिक स्थितियां हैं और ऐसे में, और ये कोई मॉनसूनी सीजन नहीं होता है कि ऐसी स्थितियां वहां पर बनती हैं, बेमौसम बारिश भी होती है और इस तरीके की स्थितियां बनती हैं, बावजूद इसके सरकार की गंभीरता यहां पर नजर नहीं आती। इसी के साथ देवभूमि के दंगल में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।